आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और शायद यही उनकी जो लोकप्रियता है, यही उनकी जो दरअसल जो उनकी ख्याति है, वो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई लोगों को खटकती भी रहती है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम अक्सर अलग अलग तरह के नैरेटिव्स देखते रहते हैं, अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा देखते रहते हैं। ये प्रोपेगेंडा, ये नैरेटिव भारत में तो होते ही हैं, लेकिन अब इसका विस्तार भी हो रहा है, इसका दुनिया भर में विस्तार हो रहा है। अभी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री 5 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। जब वो नॉर्वे पहुंचे तो नॉर्वे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। तो एक तरफ नॉर्वे ने भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के बीच जो जॉइंट ब्रीफिंग थी, जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें एक महिला पत्रकार ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे एक टिप्पणी की और उसके बाद वो महिला भारत की MEA यानी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को लेकर कुछ सवाल उठाए और उन सवालों का जवाब सुनने से पहले ही बौखलाकर, खिन्न होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से उठ के बाहर चली गई, फिर वापस आई। ये सब जो हाई वोल्टेज ड्रामा जो हुआ ना नॉर्वे में, ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो पूरी तरह से छाया रहा। आज भारत में ये खबर तेजी से फैलती रही और उसका एक कारण यह है क्योंकि भारत में विपक्ष ने और नरेंद्र मोदी जो विरोधी हैं, उन्होंने इस खबर को हाथों हाथ लपक लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के छीटाकशी की कि देखिए मोदी सवालों से डरते हैं, मोदी पत्रकारों से बात नहीं करते, और देखिए राहुल गांधी क्या करते हैं, राहुल गांधी किस तरह से सवालों का सामना करते हैं, पत्रकारों का सामना करते हैं। इस तरह का नैरेटिव जो है दिन भर सोशल मीडिया पर बनाया गया। अब जब नैरेटिव बना है तो दो टूक में उस पर चर्चा भी जरूरी है, क्योंकि इस तरह के नैरेटिव की गहराई में जाना जरूरी है। और मैं अक्सर कहता हूं सोशल मीडिया पर जो कुछ दिखता है उसकी गहराई तक जाना पत्रकारों के लिए बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आम जनता उस ट्रेंड को देखती है, उस ट्रेंडिंग खबर को देखती है और उसके आधे अधूरे पहलू को देखती है। और दो टूक में हमारा काम है कि वो जो पहलू है उसकी पड़ताल करके पूरा सच आप तक पहुंचाएं। तो दो टूक में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया। वो जो विदेशी, जो नॉर्वे की पत्रकार है, महिला पत्रकार, उसके ट्वीट को राहुल गांधी ने रीट्वीट भी करा और राहुल गांधी ने भी वही सवाल उठाते हुए ये कहा कि जो है सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नहीं देते। और उसके बाद नॉर्वे की उस महिला पत्रकार ने राहुल गांधी से ट्विटर पर ही इंटरव्यू का टाइम भी मांग लिया। मुझे नहीं पता कि उनको इंटरव्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। भारत के पत्रकारों को तो राहुल गांधी का इंटरव्यू नहीं मिलता। बहुत संभव है कि नॉर्वे के इस महिला पत्रकार को इंटरव्यू मिल जाए, क्योंकि नॉर्वे की इस महिला पत्रकार का कांग्रेस और राहुल गांधी से दूर का एक कनेक्शन भी है। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन आज दो टूक में उस दूर के कनेक्शन को पास लाने की कोशिश भी करेंगे। इस कनेक्शन को आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कैसे कांग्रेस के साथ इस महिला का जो कनेक्शन है वो मैं आज आपको दो टूक में बताऊंगा। सवाल उठाना, सवाल पूछना हर पत्रकार की जिम्मेदारी, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक नैरेटिव गढ़ना और एक फेक नैरेटिव गढ़ना, उस पर भी चर्चा होनी बहुत बहुत जरूरी है। आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष वाले जो भी कहें, लेकिन प्रधानमंत्री का विरोध करना भी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में
एक नए तरह का उद्योग बन गया है। भारत में, पाकिस्तान में, जर्मनी में तो ये एक उद्योग है ही कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखो, सच झूठ जो भी है, और उसके बाद आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, यूट्यूब पर आपके फॉलोअर्स आते हैं और एक उद्योग का रूप बन चुका है। आज उस महिला पत्रकार को भी इस बात का एहसास हो गया, क्योंकि उस महिला पत्रकार के आज ही 30,000 फॉलोअर बढ़ गए ट्विटर पर। अब से पहले उनका कोई ट्विटर अकाउंट जो है वो 1 साल से ठप पड़ा था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने के कारण रातों रात वो सोशल मीडिया पर जो है वो चमक गई। 30,000 उनको फॉलोअर मिल गए, उनका ब्लू टिक भी आ गया और उनका ट्विटर अकाउंट एक्टिव भी हो गया। इससे पहले वो टिकटॉक पे ज़्यादा दिखती थी, ट्विटर पर नहीं दिखती थी, जिसको हम एक्स कहते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि वो महिला क्या करती है क्या नहीं करती, एक पत्रकार हैं और एक पत्रकार को हम पत्रकार के रूप में ही लें, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि उस पत्रकार ने जो सवाल पूछा या सवाल पूछने की कोशिश की, वो वास्तव में एक सवाल, एक मुश्किल सवाल, एक तीखा सवाल पूछने का उसका एक प्रयास था, या फिर भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को ट्रोल करने की एक साजिश थी। आज दो टूक में इस पर चर्चा करेंगे। विदेशी एजेंडा है पर भारत में भी भरपूर प्रोपेगेंडा है, यही मेरा आज का शीर्षक है। क्योंकि विदेशी एजेंडा नॉर्वे में बना, लेकिन भारत में कैसे प्रोपेगेंडा बन गया, क्योंकि आज कांग्रेस के लिए सबसे प्रिय विषय यही है। वैसे भी कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना और विपक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की ये कांग्रेस की जिम्मेदारी भी है, लेकिन मुझे लगता है आलोचना विषय अनुसार होनी चाहिए और आलोचना में भी आपके पास तथ्य और तर्क होने चाहिए। तो आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे, विदेशी एजेंडा, भारत में प्रोपेगेंडा। इससे पहले आपको दिखाता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कैसे सवाल किया था और कैसे जब जवाब दिया जा रहा था विदेश मंत्रालय की तरफ से तो वो तुनक कर बाहर निकल गई, और फिर कैसे तुनक कर आई वो भी देखिए। Hi, my name is Helena and come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Right now, like now. Please, we have a question there. But I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away, question. and then I can follow up. I'm conducting the press conference. So please, do you have a question to us? You ask me question, let me answer it. Okay? Let me give a background of what India is and why should the world trust India. Let us look at the few challenges that the world faced in the last few years. COVID was a big challenge the world faced. And how do you test the trust on a country? One, what is a country? A country today has 4 elements. 1, population. 2, government. 3rd, sovereignty. And 4th, territory. So that is what makes a country a country. Let me answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference. You ask why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question. Let me come back to the COVID which I mentioned. The whole world had suffered from COVID. What did we do? We didn't hide in the cave. We didn't say that we don't help the world. We came out offering helping hand to the world. That brings trust. That brings trust.
And I'm very happy that that trust is appreciated by the world. We recently organized the AI Summit, Artificial Intelligence Impact Summit. Again, the trust the world has on India was visible there. First time in the history of AI Summit, we had a summit where large number of 20 world leaders came and participated in it. What did my Prime Minister said? We want a human-centric AI which helps the entire humanity. That is what India is, and that is what is appreciated by the world. That brings in trust to the world. तो नॉर्वे से लेकर नई दिल्ली तक इस महिला पत्रकार ने जो कुछ किया वो चर्चा में है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। विदेशी एजेंडा और भारत में प्रोपेगेंडा, इस पर चर्चा करें। इससे पहले ये भी बता दूं, किस विदेशी महिला पत्रकार ने जो ट्वीट करा था, ट्वीट करके इन्होंने ये लिखा कि भारत में जो मीडिया है वो क्यूबा और फिलिस्तीन और अमीरात से भी गया बदतर है। क्यूबा, फिलिस्तीन, उससे भी गया बीता भारत में मीडिया की स्थिति है, यह उन्होंने ट्वीट करा। और इस ट्वीट को लेकर जब कुछ कांग्रेस समर्थकों ने ही इसका खंडन किया तो बाकायदा एक ट्रोल आर्मी उन कांग्रेस समर्थकों के पीछे भी लग गई कि भैया तुम क्यों परेशान हो रहे हो। मतलब अगर देश को बदतर बताया जाए और कोई कांग्रेस समर्थक भी उसका विरोध कर दे तो भारत में एक ऐसी जमात है, भारत में एक ऐसी ब्रीड है जो उसका भी विरोध करने पर तुल जाती है। चलिए, 5 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ेंगे, और आज कोई पॉलिटिकल पार्टी से मैंने नहीं जोड़ा, पांचों मीडिया से पत्रकार हैं, सब जुड़े हुए लोग हैं। परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में अक्कू श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, संपादक हैं नवोदय टाइम्स के। अनंत विजय मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनंत विजय जी। प्रेम कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रेम कुमार जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऋषि शंकर मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं मेरे साथ, और अनुराग वर्मा भी वरिष्ठ पत्रकार है। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। जैसे मैंने कहा, आज मीडिया के लोग हैं और मीडिया से जुड़ा सवाल है, तो मुझे लगता है कि हम पॉलिटिकल पार्टियों से आज़ाद होकर आज जरा मीडिया पर ही चर्चा कर लें। प्रेम कुमार जी, आप ही से शुरुआत करता हूं मैं। कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? ये जो महिला पत्रकार है, इसने सवाल पूछे, ठीक है सवाल पूछा, लेकिन जब जवाब दिया गया तो तुनक कर निकल गई, और उसके बाद फिर आती हैं। मुझे बताया जा रहा है प्रेम कुमार जी का संपर्क टूट गया। अच्छा, प्रेम कुमार जी से संपर्क टूट गया। ऋषि शंकर मिश्रा, आपके पास आता हूं मैं पहले। कैसे देखेंगे इस विवाद को, ऋषि शंकर मिश्रा? भाई किसी गेस्ट को आप दिखा रहे हैं, नहीं तो मैं अक्कू जी के पास जाता हूं। मैं अक्कू जी के पास आता हूं। मेरी टीम जो है अभी जोड़ नहीं पाई है तमाम मेहमानों को। अभी ऋषि शंकर मिश्रा भी नहीं जुड़े हैं ठीक से, और प्रेम कुमार भी नहीं जुड़े हैं। अक्कू श्रीवास्तव जी, पहला सवाल आप ही से। इस पूरे विवाद पर क्या आपकी टिप्पणी है? भारत में मीडिया क्यूबा से, अमीरात से भी बुरी स्थिति में है, फिलिस्तीन से बुरी स्थिति में है। अगर ऐसा होता मित्र तो आप फिर जो है इस तरीके की चर्चा ना करते। आप इस तरीके से कांग्रेस समर्थकों को या कांग्रेस पार्टी के लोगों को ना अपने प्रोग्राम में बुलाया करते, और ना ही ये संभव होता कि कांग्रेस या विपक्ष के नेता अड़ाम बड़ाम सड़ाम जो मर्जी में आए बोलते रहते, और बड़े चर्चा से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, उन सब जगह पर उसकी चर्चा नहीं होती। आज आप बता दीजिए कि किस दिन ऐसे बयानों को ठीक ठाक तरीके से, जो उनकी, जो अगर हिंदी में एक शब्द कहें औकात, औकात के हिसाब से छापा जाता है या प्रसारित किया जाता है। तो ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। जो लोग ये कहते हैं वो भारत ऐसे देश में जहाँ सब कुछ होता है और सब चीज़ें उसी तरीके से प्रसारित हो सकती हैं। हाँ, उसकी ये बात तो सही है कि गुणवत्ता को देख कर के ही ये जो संस्थाएं हैं या जो अखबार हैं या जो चैनल्स हैं वो उसको देंगे, और वो उसी हिसाब से देते हैं। लेकिन ये आप कह दें कि साहब आपकी क्यूबा की है तरीके से, ईरान की तरीके से है, तो आपकी बुद्धि है, आपका मत है। और अगर ये मत प्रसारित भी होता है तो सोचिए कि आप यहाँ कितने आज़ाद हैं। आप खुलेआम कुछ भी कह सकते हैं। आप प्रधानमंत्री को आपत्तिजनक भाषा में नरेंद्र कर देंगे, कहीं कुछ और कह देंगे, कुछ और बयानों से, और ऐसा लगता है वो आपके सामने एक लड़का है। 2 1.5 गुने
से ज़्यादा उम्र का नेता जो है, जिसको पूरा देश स्वीकार करता है, मान सम्मान देता है, पूरी दुनिया मान सम्मान देती है, आप उसके बारे में शब्दावली तो देख लीजिए, आज की देख लीजिए। नहीं, आपको राहुल सवाल गांधी, से आपत्ति है, शब्दावली से आपत्ति है? मुझे सवाल से ज्यादा शब्दावली पे भी आपत्ति है। सवाल तो हम सब सुनते ही है ना, मुझे तो कान में चुभता क्या है? सवाल चुभे, ठीक है, आपका जो काम है वो आप करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बात करते हैं आप, जो एक तरफ तो वो बात बाहर वाले लोग करते हैं कि संस्कृति की और बाकी चीज़ों की, और आप वहीं पर उसी संस्कृति की बगिया उड़ेड़ देते हैं। आपको शर्म नाप की कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरे लोग भी उसी तरीके से बात करने लगते हैं जो विपक्ष है। तो विपक्ष अगर इस तरीके से देश के सवाल पर बात करेगा तो हमें बहुत ही अफसोस होता है। और मेरा जो व्यक्तिगत रूप से अनुभव है, ये पिछले मतलब किस तरीके की राजनीति हो रही है और देश कहाँ लेके जाएगा, दो तरफ में बांटने की तरफ ले जाने की बात जो कर रहे हैं लोग, वो कैसे हम लोग आगे जाएंगे 47-48 साल में। पिछले कुछ सालों को छोड़ दीजिए तो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान हो रहा है, और अभी भी संसद के सत्र या बाकी और आयोजन होते हैं तो उसमें किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो उनको बुलाना, बैठाना, रखना, करना, धरना, सब कुछ होता है, वो मान सम्मान की चीज़ है। लेकिन आज आपको जहाँ मौका लगे, जहाँ लगता है लोगों को अरे इस समय दुनिया हार्मुज स्ट्रेट को लेकर के जूझ रही है, ईरान के युद्ध को लेकर जूझ रही है, तो आपको लगता है कि एक तरफ आपके बगल के घर में आग लगे और आप एसी के कमरे में बड़े आराम से बैठे रहिए, आप बाहर भी ना निकलना चाहें। आप जब ऐसी स्थिति है तो तय बात है उस पर देश का असर होगा, लेकिन उस ऐसी स्थिति में आप अपने बयान, अपने तरीके से, बेतरीके से बातचीत को कहना, अरे नरेंद्र मोदी तो वहाँ घूम रहा था, ये शब्द सुन के खराब लगता है और वो हमारी संस्कृति पर चोट पहुंचती है। तो मेरा मानना ये है कि आज़ादी तो देखिए रहता है, आज से 50-40 साल पहले जब 45 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था तब भी हो सकता है कि कुछ बातें होती हों। उस समय तो सिर्फ और सिर्फ अखबारों में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर और फोटो के अलावा कुछ छपता नहीं था, सरकारी प्रेस नोट के अलावा। आज तो बहुत सा, अगर आपके पास सामग्री है तो छाप लीजिए, हाँ तथ्यात्मक हो छाप लीजिए, नहीं तो कहीं आपत्ति होगी थोड़ी बहुत तो उसको आप झेलने की क्षमता रखिए। सवाल वो ये तथ्यात्मक क्या है, क्योंकि ये महिला पत्रकार जो है ये जिक्र करती हैं एक जो है इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट का, जिसको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहते हैं, और उसका हवाला भी देती हैं, और उसी को लेकर पूरा विपक्ष भी कहता है कि भारत में मीडिया स्वतंत्र नहीं है, भारत में मीडिया आज़ाद नहीं है। ऋषि शंकर मिश्रा, भारत में मीडिया को आज़ादी नहीं है, ये तो आज जो है नॉर्वे में बैठी एक पत्रकार भी, हालांकि वो पत्रकार कम है, टिकटॉकर ज़्यादा है, अभी तक तो टिकटॉकर थी, आज मोदी जी को ट्रोल करके पत्रकार भी बन गई हैं आज वो। देखिए, मैं नहीं मानता हूँ अशोक जी कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है या इस प्रकार की जो एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है उस प्रकार की स्थिति नहीं है। लेकिन यह बात भी सही है कि 2002 से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, स्ट्रक्चर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है 2002 से आज तक उन्होंने पत्रकारों से जो वार्ता होता है, ओपन एक कार्यक्रम होते हैं जिसमें पत्रकार होते हैं और हमारे नेता होते हैं, खासकर जब वो मुख्यमंत्री थे या अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रकार की जो अरेंजमेंट है खासकर 2002 से मुझे तो देखने को नहीं मिल रहा। यदि आपको देखने को मिला होगा तो जरूर बताइएगा। जहां तक नॉर्वे में जो डेवलपमेंट हुई है उसमें आप भी जानते हैं कि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपनी अपनी बातों को रखते हैं, उसके बाद ये जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि दोनों देशों के पत्रकारों को ये राइट है कि वो सवाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री चाहते तो उसके सवाल को नो कमेंट करके इग्नोर कर सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने उनके सवालों को एक तरह से उस सवालों पर रिएक्ट नहीं किया, सवाल में मेरिट है या नहीं है ये एक डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को यदि वहां के किसी पत्रकार ने प्रधानमंत्री को किसी विषय पर सवाल किया तो उनको जवाब देना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री नहीं दिए तो कम से कम विदेश जो विभाग के जो प्रवक्ता थे जॉर्ज साहब, उनको मतलब बयान देना चाहिए। और पूरे उनके ब्रीफिंग को देखिए तो 11 मिनट में वो 10 मिनट गोल गोल घुमाते रहे। जो सवाल उस पत्रकार का था उस पर वो मतलब सेंट्रिक जवाब दिए नहीं। तो कहीं ना कहीं यदि आप दोनों तरफ से देखें
तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को कम से कम उस पे, मतलब यदि आप नहीं जवाब देना चाह रहे थे तो नो कमेंट करके निकल जाते। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद, मुझे लगता है कि इस प्रकार का मौका उस पत्रकार को दिया, और आज देखिए ये एक विषय बन गया है जिसपे हम लोग आप डिबेट कर रहे हैं। जी ओके, वैसे आपने कहा, मैं अनंत जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि विदेश मंत्रालय की ज्वाइंट ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस दो अलग अलग चीजें हैं। ज्वाइंट ब्रीफिंग में ब्रीफिंग की जाती है, वहां पे सवाल नहीं लिए जाते। ये जो विदेश मंत्रालय को कवर करता है अच्छी तरह से जानते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब ज्वाइंट ब्रीफिंग के बाद आपके निमंत्रण पत्र में लिखा होता है कि आप जो है सवाल पूछे, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और नहीं तो ज्वाइंट ब्रीफिंग का मतलब होता है दोनों देश ब्रीफ करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी अनंत विजय जी, भाई वो कह रहे हैं, ऋषि शंकर मिश्रा कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री नो कमेंट्स कह देते, इस तरह से गए और अनावश्यक रूप से एक मौका मिल गया। अब प्रधानमंत्री हर गहरे की टिप्पणी पर अगर प्रति टिप्पणी करने लगे अशोक जी, तो वो भारत के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ होगा। नॉर्वे की आबादी 50 लाख के करीब होगी, मुझे लगता है 50, 52, 53, 55 लाख होगी। वहां का एक टिकटॉकिया पत्रकार अंड बंड कुछ भी बोले और प्रधानमंत्री उसको, उस पर तो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को रिएक्ट करना चाहिए। हाउ डेयर यू क्वेश्चन माय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाइक दिस। विदेश विभाग को कवर करने वाला आपने बताया अभी, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी एक मर्यादा होती है। हैदराबाद हाउस में आपने भी और हमने भी सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की होंगी, देखी होंगी, जिसमें स्पष्ट रूप से ये होता है कि वो प्रश्न लेंगे कि नहीं लेंगे, और बहुधा इस प्रकार से नाम भी पहले से तय होते हैं कि क्या होगा, क्योंकि विदेशी मेहमानों के साथ इस प्रकार किसी प्रकार की बदतमीजी ना हो जाए या उनकी जो उनकी गरिमा है उसको कोई ठेस न पहुंचे, इसका ध्यान विदेश मंत्रालय और जो मेजबान देश होता है वो रखता है। रही बात ये प्रधानमंत्री के जवाब में, अभी ऋषि मिश्रा जी को सुन रहा था कि 2002 से प्रधानमंत्री, मतलब उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मिश्रा जी को थोड़ा सा अभी और रिसर्च करने की आवश्यकता है कि कब नहीं की। 14 के पहले नरेंद्र मोदी के ढेरों प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने देखे, सारे कॉन्क्लेव में नरेंद्र मोदी उपस्थित होते थे, लेकिन 2014 के बाद से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो उन्होंने जनता से संवाद करने का एक नया जरिया ढूंढा। उन्होंने विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे अपनी बात करने की ये की। अब ये कौन सी बात है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है। जिस पार्टी की वकालत ऋषि मिश्रा करते हैं, उनके जो शीर्षस्थ नेता है तथाकथित आलाकमान करते हैं, जिनको खड़गे जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष, वो उनसे भाई बहन से प्रश्न पूछिए तो वो कहते हैं ये बीजेपी ऑफिस से आया हुआ प्रश्न है क्या। अगर आप कोई कठिन सवाल पूछिए तो कहेंगे अच्छा ये तो कार्यालय से भेजा गया होगा, अच्छा ये तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको भेजा, अच्छा भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे हो क्या, ये जवाब सुनते हैं। और जो लोग आज प्रधानमंत्री को सवाल लेने को लेकर पत्रकारों पर उंगली उठाते हैं, हमने वो दौर भी देखा, अशोक जी आपने भी देखा होगा, समोसा कैसा था, आप कौन सा लिपस्टिक लगाती हैं, आपकी साड़ी कृषि विभाग के किस दुकान से खरीदी जाती है, वहां कौन आपके साथ जाता है, कौन आपके साड़ी में पिको कराता है, कौन आपके साड़ी में फॉल लगवाता है, ये प्रश्न पूछते हुए भारत की जनता ने देखा है। तो हो सकता है पत्रकारों को स्मृति लोप हो जाता हो, लेकिन अशोक जी भारत की जनता को कभी स्मृति लोप नहीं होता है। रही बात राहुल गांधी के उस ट्वीट की, मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि एलओपी होके इस प्रकार की टिप्पणी, मतलब क्या प्रधानमंत्री से उनकी कोई कंपटीशन चल रहा है कि प्रधानमंत्री ने खबर का फैक्ट चेक किया तो ये भी कुछ बोल देंगे और जाके विदेशी पत्रकार को कहेंगे कि कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात नहीं करता है। मैं तो सोचता हूँ कि श्रीमान राहुल गांधी को दरअसल ये क्या है, इसके जड़ में गया मैं, फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों किया होगा राहुल गांधी ने, तो मुझे लगा बंगाल, असम, इन सब में जो हार हुई है उसके बाद एक नैरेटिव नरेंद्र मोदी के पक्ष में बन गया, और इनके प्रिय जो यूट्यूबर्स नैरेटिव है, जिनको मैं पत्रकार नहीं यूट्यूबर्स कहता हूं, क्योंकि पत्रकारिता इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के पेशे की तरह एक विशेषज्ञ पेशा है। उसमें जिसके हाथ में 8 इंच का मोबाइल हो वो पत्रकार नहीं बन सकता अशोक जी। और आपके माध्यम से मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं
कि 8 इंच के मोबाइल लेकर घूमने वाले लोगों को पत्रकार कतई न माने। वो विशेषज्ञ नहीं है, उनको न पत्रकारिता की 200 वर्षों की मर्यादा, हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहा हूं, मर्यादा का ख्याल है, और न ही एक ऐसे पत्रकारों को उनको फॉर्डर देना था राहुल गांधी को कि आप इस विषय पर चर्चा करो। देखिए किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है। वो यूट्यूबर जो दिन में 15 बार मोदी की सरकार गिराते हैं, जो दिन में 15 बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच झगड़ा कराते हैं, जो 15 बार नरेंद्र मोदी, योगी और अमित शाह के बीच एक त्रिकोण ढूंढते हैं, उन सबको एक चारा मिला है कुछ खाने का। तो उनको एक चीज देने के लिए इस प्रकार हो सकते हैं। मेरी बातें थोड़ी तीखी हो रही हो, लेकिन मैं तो देखिए मैं जो सोचता हूँ, जो समझता हूँ, उसको देश की जनता के सामने प्रस्तुत करता हूँ। राहुल गांधी के सामने कोई एजेंडा नहीं है इस वक्त। देश इतने बड़े संकट का के सामना कर रहा है, उसके समय देश के साथ खड़े होने की बजाय आप नॉर्वे के एक घटिया से टिकटॉकर जिनके मतलब 2-4 हजार फॉलोअर्स ट्विटर पर, उनको आप रीट्वीट करके 30,000 फॉलोअर दे रहे हैं, उनको आप महान पत्रकार बना रहे हैं। अजीब हालत है भाई। और इनको लोग कहें, अभी हम बैठे पैनल पर, कुछ लोगों को लगेगा कि वो एलओपीएस ओके, आपने उन्हें टिकटॉकर पत्रकार कहा और आपने अरे गहरे कहा, तो मैं प्रेम जी से मैं ऋषि शंकर आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रेम जी का मैं वर्जन ले लेता हूं। प्रेम जी, क्या कहेंगे आप? हर किसी अरे गहरे का जवाब थोड़ी देर भारत का प्रधानमंत्री देगा। देखिए, इस विषय पर जो बातें हो रही हैं वो ये कि महिला पत्रकार ने नॉर्वे में जो पूछा उसका प्रधानमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरा मानना कुछ डिफरेंट है कि प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, भले मुंह से कुछ उच्चारण नहीं किया हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया कि प्रेस फ्रीडम के मामले में नॉर्वे जो नंबर 1 है, वहां की पत्रकार जो पूछ रही है और हम इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोरेंस बता रहा है कि हम 157 पर क्यों हैं। पत्रकार और पत्रकारिता और उसके सवाल को इग्नोर करना, ये खुद आंसर उन्होंने दे दिया कि हम 157 नंबर पर क्यों हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि जवाब दिया गया है। दूसरी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है 12 साल में प्रधानमंत्री जी की ओर से, ये एक सच्चाई है नरेंद्र मोदी जी की ओर से। और इंटरव्यूज दिए गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज में बहुत फर्क होता है। और ये भी आप चला ही रहे हैं कि राहुल गांधी ने इंटरव्यूज कितने दिए नेशनल मीडिया पे और नरेंद्र मोदी जी ने कितने दिए। राहुल गांधी ने नहीं दिए इंटरव्यूज उन सभी मीडिया को जिसको वो अपने हिसाब से गोदी बोल देते हैं। वो इसलिए नहीं दिए कि वो आए दिन हर रोज का आप देख लीजिए, राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा लेकर के देश की नेशनल मीडिया बैठी रहती है। कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना हो। तो क्यों दे ऐसे ये चैनल्स को इंटरव्यू? उन्होंने नहीं दिया। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी को इंटरव्यू देना सूट करता था लोकसभा चुनाव से पहले, ऐसे तो बाकी दिन तो नहीं आते। तो वो भी उदाहरण है। तो देश में जो प्रेस को लेकर के जो चिंता है, फ्रीडम को लेके जो चिंता है, वो चिंता ग्लोबल हो गई। हम तो समझेंगे नरेंद्र मोदी जी अगर जवाब दे देते मुंह से तो ये इतना बड़ा मसला नहीं होता। आज दुनिया में ये बड़ा मसला है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे 16 सेकंड का सवाल का जवाब नहीं, उसके जवाब में 23 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब देने के बजाय भारत के महात्म्य को बताया जाता है। भारत का महात्म्य जो है वो आज की पीढ़ी के कारण नहीं है। आज की पीढ़ी तो गौरवान्वित होती है कि हमारा महात्म्य है, लेकिन आज की पीढ़ी उस महात्म्य को बचाकर नहीं रख पा रही है, इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं। नहीं तो क्यों सवाल होते कि भाई प्रेस का सवाल आप नहीं ले रहे हैं, 157 के नंबर पर क्यों हैं? ये हमारे लिए आज चिंता का विषय है। इसको ग्लोबल प्रोपेगेंडा 157 का आंकड़ा कहां से आया, थोड़ा बताएंगे? 157 का आंकड़ा कहां से आया कि भारत प्रेस फ्रीडम में 157वें नंबर पर, बताएंगे जरा? देखिए, जो आंकड़ा नॉर्वे के लिए नंबर 1 पे आया, जो एजेंसी ग्लोबल इंडेक्स जो बनाती है प्रेस फ्रीडम की,
वहां से आया। आप कहेंगे उसकी विश्वसनीयता नहीं है, हाँ, क्यों है, बिल्कुल। कैसे? नहीं, मैं पूछूंगा। आप उठाते नहीं, रहिए आप विश्वसनीयता। मैं आपसे पूछूंगा, सुनिए ना, सुविधाजनक आप तरीके एक से। मिनट मैं सुनिए ना, आप उसको इतना ठोक कर कह रहे हैं तो मैं उसकी विश्वसनीयता आपसे पूछूंगा। आप उसका आप सवाल की तो बात तो सवाल की हो रही है, आप एक ग्लोबल इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं उसकी विश्वसनीयता के बारे में, आपसे यह पूछ रहा हूं क्या आपने कभी उस संस्था के बारे में कुछ पड़ताल की है, या वो कैसे तैयारी करती है, कैसे वो इस रैंकिंग पे पहुंचती है? क्या प्रेम जी आपने उसके बारे में कभी कोई रिसर्च की है, कोई पड़ताल की है, गहराई तक जाने की कोशिश की है? मुझे लगता है मैंने पहले ही इस बात का जवाब दे दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने चुप रह करके, वो चुप भी नहीं है, उन्होंने आंसर कर दिया कि हम प्रेस फ्रीडम में कहां खड़े हैं। सर मैं आपसे हम आंसर तो पूछ सवाल रहा हूं, का ही नरेंद्र मोदी इज्जत करने सवालों को का तैयार जवाब नहीं नहीं है। देते, लेकिन मैं प्रेम जी से तो पत्रकार के उम्मीद, सवाल सुनिए ना को सर, लेने को तैयार प्रेम जी नहीं है। सुनिए, प्रेम जी सुनिए, नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब नहीं देते आपने कहा, उनकी इग्नोरेंस है, वो नहीं वो लेकिन आप और हम तो पढ़ते लिखते हैं, तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, आपने कहा एक विदेशी पर्चा आया और उस विदेशी पर्चे को एक विदेशी पत्रकार बढ़ा रही है, ठीक है, दुनिया बढ़ा रही है, आप भी बढ़ा रहे हैं, मैं आपसे सीधा से पूछ रहा हूं, वो पर्चा आया तो आपने उस पर्चे के बारे में कुछ लिखत पढ़त की, कुछ आपने देखा कि वो किस आधार पे क्या तय करती है? सीधा सवाल है। देखिए ग्लोबल इंडेक्स जो प्रेस का है, दूसरे तमाम तरह के इंडेक्स आते हैं, इंडिसेस आते रहते हैं, हर विषय पर आते हैं, और ग्लोबल एजेंसियां ही करती हैं। सर मैं इस ऐसा नहीं है कि मैं नहीं इस एजेंसी की बात, मैं फ्रीडम इंडेक्स पे बात कर रहा हूं सर, क्योंकि विषय उसका है, बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं तो नहीं, आपके प्रश्न का मतलब क्या है, मैं मकसद अच्छा, क्या मैं है? ठीक है, आप Credibility तो ओके मकसद समझ गया है। मैं, आप प्रश्न का Credibility मतलब तो नहीं समझे, मकसद ओके है। ओके ठीक है और सर, तो कोई मकसद नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, आप प्रश्न का मतलब नहीं समझे, लेकिन मैं प्रश्न का मतलब भी समझाऊंगा, उत्तर भी समझाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है यहां हम सब पत्रकार बैठे हैं ना, हम पत्रकारों का काम है कि दुनिया में कोई भी कोई पर्चा छाप दे। अभी कुछ यूट्यूबर्स की बात आनंद जी कर रहे थे, उन यूट्यूबर्स को हम रोज देखते हैं, और सही बात है, वो कम से कम महीने में 15 दिन जो है मोदी सरकार गिराते हैं, महीने में 15 दिन कहते हैं कि भैया जो है संघ प्रमुख ने मोदी जी को हटने का निर्देश दे दिया, महीने में 15 दिन कहते हैं कि योगी जी को हटने का निर्देश दे दिया, और जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में हर 2 दिन बाद वीडियो बनाते हैं कि ये चुनाव तो बीजेपी डूब गई। अभी बंगाल पर ऐसे बड़े सारे यूट्यूबर हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि पत्रकारों का काम क्या होता है, रिसर्च करके जाना पड़ता है। अब प्रेम जी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, शायद उनको जरूरत नहीं महसूस हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है पत्रकारों को जरूरत महसूस होनी चाहिए कि भाई क्या है। अब यह है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये जो एजेंसी आती है ना, अब इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के ऊपर तो जांच करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, कौन है, कहां से इंडेक्स बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊं सबसे दिलचस्प क्या चीज लगती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पर, जब आप इसकी वेबसाइट पर जाते हैं ना अनंत जी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप इसकी वेबसाइट पर जाते हैं ना तो कश्मीर का भारत के नक्शे में से कश्मीर कटा हुआ है, क्योंकि यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कश्मीर को भारत का मानता ही नहीं, यह मानता ही नहीं कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, ये क्या क्या रिपोर्ट देता है वो छोड़ दीजिए, और किन किन की रिपोर्ट लेता है वो भी छोड़ दीजिए, लेकिन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। अब मैं आपको इसका बताऊं ये सर्वे कैसे करते हैं। ये कुल मिलाकर 150 उत्तर मांगते हैं, 150 लोगों से पूछते हैं, 150 मतलब दुनिया का सर्वे कर रहे हैं, या दुनिया में प्रेस फ्रीडम बता रहे हैं, लेकिन उसमें प्रेस के ऊपर क्या हो रहा है, कितने प्रेस है, कितने मीडिया है, कितने यूट्यूबर हैं, कितने लोग मीडिया का काम कर रहे हैं, कितने अखबार छप रहे हैं, कितने टेलीविजन चैनल चल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है इसको। ये क्या करता है कि ये सवाल पूछता है, सवाल, और सवाल कितने लोगों से, 150 लोगों और 18 एनजीओ से सवाल पूछता है। तो 150 लोगों और 18 एनजीओ से सवाल पूछने के बाद ये अपनी रिपोर्ट निकाल देता है कि भैया देखो भारत तो 157वें नंबर पर है। लेकिन प्रेम जी, पत्रकारिता का या किसी का भी सबसे बड़ी पारदर्शिता होती है। मेरी तो बात सुनेंगे नहीं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वाले, क्योंकि मैं तो इनको मानता ही नहीं। आप तो मानते हैं, कभी इनसे कहिए कि अपनी वेबसाइट पर किन 150 लोगों से सवाल पूछे, कौन सी 18 एनजीओ हैं जिनसे ये सर्वे करते हैं, वो सर्वे का डिटेल दे दे। इतनी पारदर्शिता तो इनको बरतनी चाहिए ना। हमें हिंदुस्तान में बैठ बैठ के जब कोई सर्वे आता है, चुनाव में कोई सर्वे करता है, तो हम ही पत्रकार बैठ बैठ के उसको कोच के कहते हैं कि भाई तुमने कितना सर्वे किया, अपना सैंपल साइज बताओ।
लेकिन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर से कोई इसका सैंपल साइज भी नहीं पूछता, कोई यह भी नहीं पूछता कि भाई बता दो कि कितने। अब आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा देता हूं, और वो आंकड़ा क्या है, देखिए। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर को इससे कोई मतलब नहीं है कि जिस देश की ये प्रेस रैंकिंग दे रहा है उसमें कितने पत्रकार मारे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एजेंडा चलाना होता है, एजेंडा चलाना होता है। 2024 में पाकिस्तान में 6 पत्रकार मारे गए, मैक्सिको में 4 पत्रकार मारे गए, सूडान में 3 पत्रकार मारे गए। इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के अनुसार भारत में किसी पत्रकार की हत्या नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी भारत पाकिस्तान मैक्सिको से पीछे था। ठीक है, अभी 2026 की मैं आपको रिपोर्ट बता दूं, इसी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की। लेबनान में 3 पत्रकार मारे गए, 3 पत्रकार हत्या कर दी गई, लेकिन लेबनान 115वें नंबर पर है, भारत 157वें नंबर पर है। मैक्सिको में 2 पत्रकार अब तक मारे जा चुके हैं इस साल, लेकिन मैक्सिको 122वें नंबर पर है और भारत 157वें नंबर पर है। सर आप लोग जो हैं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, और ये भी बता दूं, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसकी फंडिंग कौन करता है, इतना तो सर हमको जानने का हक है। और इसकी फंडिंग में एक बड़ा हिस्सा जॉर्ज सोरस और ओपन सोसाइटी का है और फोर्ड फाउंडेशन का। अब ये 2 संस्थाएं कौन सी है ये आप जान लीजिए। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सर, अनंत जी, क्या हमको जानने का हक नहीं है कि कौन सी संस्था है, इसका क्या बैकग्राउंड है, कौन लोग हैं, वो कौन से 180 लोग हैं जिन 180 लोगों से सवाल पूछकर और 18 जो एनजीओ से सवाल पूछकर आप एक सर्वे तैयार कर देते हैं। किसी देश में कितने पत्रकार मारे जाए उससे कोई मतलब ही नहीं है, किसी देश में कितने अखबार निकल रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये कौन सा सर्वे है भाई? मैं इसकी अगर आप अनुमति एक मिनट, आनंद जी के पास आता हूं। आनंद जी आवाज दीजिए। आनंद मैं अशोक जी, जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, कौन सा बिना बॉर्डर के रिपोर्टर, पता नहीं क्या ऐसा आप अंग्रेजी में कुछ बोल रहे हैं जी, वो स्वयं में एक एनजीओ है। हाँ, और उस एनजीओ में उसकी पूरी वेबसाइट पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसको मान्यता कौन देता है। आप जब ये पूरी बात बता रहे थे, मैं इस बीच उनके वेबसाइट को खोल के पूरा उनका मिशन पढ़ गया। उनके कितने जगह ऑफिस हैं, पेरिस में कहाँ ऑफिस है, और इतने स्मार्टली वो लिखते हैं कि हम यूएन से लेके अफगानिस्तान की घाटी तक काम करते हैं। और यूनेस्को से एफिलिएशन हमारा है कि नहीं है, इस पर भी बड़ी स्मार्टली उन्होंने एक वाक्य लिखा है कि वी ऑल्सो वर्क वेरी क्लोजली विथ यूनेस्को। तो ये एक ऐसा धोखा है जिसके आधार पर भ्रम का वातावरण बनाया जाता है। दरअसल ये इस प्रकार के संस्थाएं बनती भी हैं। आपको याद होगा एक संस्था बड़ी तेजी से भारत में लोकप्रिय हुई थी, हिंडनबर्ग, और एक यूट्यूबर हिंडन नदी के किनारे उसको एजेंसी को खोज रहा था। तो मुझे बस ऐसे ही लोगों के लिए ये बॉर्डर मुहैया कराता है ना कि आप, और वो एजेंसी अब कहां गायब हो गई, कहां चली गई, सारा मटिया मेट हो गया, कौन उसके फाइनेंसर, ताला लग गया ना। और हिंडन नदी जहां की तहां बह रही है ना, वो भारत की नदी है। इसलिए हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग खोजने वाले खुद का माहौल बनवा लेते हैं, लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं होता। हाँ, 3 दिन के लिए भारत की एक समर्थ कॉर्पोरेट के खिलाफ भले ही वातावरण बना लिया हो, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है अशोक जी। इस प्रकार की संस्थाएं जो हंगर इंडेक्स देती है, आप हमें ह्यूमन राइट्स सिखा रहे हैं, ये लोग, वहां के लोग हमें ह्यूमन राइट्स सिखाएंगे कि क्या हम किस प्रकार से मानवाधिकार होता है। जो लोग आतंकवादियों के मानवाधिकार की बात करते हुए नहीं थकते हैं, वो अब भारत को मानवाधिकार पर ज्ञान देंगे, और जब अपने देश पे आता है तो पटक के मुंह के बल मारते हैं, गिरा के पैर से, वो पैर और बूट से, और वो सरेआम कैमरे पे मारते हैं। जब 9/11 होता है तो सारा मानवाधिकार घुस जाता है उनको। क्या ओसामा बिन लादेन को घुस को मारना होता है तो दूसरे देश में घुस के मार देते, तब उनको मानवाधिकार नजर नहीं आता। लेकिन दूसरे को उपदेश देने के लिए, दरअसल मैं बार बार इस बात को आपके चैनल के माध्यम से दोहराना चाहता हूं अशोक जी, कि देश की जनता ये समझे कि ये विपक्ष के लोग ऐसी ही संस्थाओं को, ये अनायास नहीं है कि वो महिला ट्वीट करती है और एलओपी फौरन उसको ट्वीट करते हैं। ये एक पूरा सोचा समझा ताना बाना बनाया गया। और आप देखो कि जब प्रधानमंत्री डायस से जाते हैं, आप उसको स्लोमो करवा के अपनी टीम से दिखवाइए अशोक जी, और देश की जनता को भी दिखाइए कि जब प्रधानमंत्री डायस से हटते हैं तब उनका क्वेश्चन शुरू होता है। और बहुत स्मार्ट तरीके से दोनों को कैप्चर किया जाता है। आज जब भारत के प्रवक्ता ने उनके प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया, बहुत लोगों को यहाँ गोल गोल घूमता हुआ नजर आ रहा है।
इंटरनेशनल मंच पर वहां उनको बार बार टोका टाकी की गई। मेरे कम से कम 26-27 वर्षों के पत्रकारिता के करियर में मैंने अशोक जी किसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को इस तरह बीच में टोका टोकी करते हुए पत्रकार को नहीं देखा है। प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। मैंने ये भी नहीं देखा कि कोई पत्रकार सवाल पूछो और जब सवाल का जवाब दिया जा रहा हो तो उठ के चले जाए तनाते। मैंने ऐसे भी किसी पत्रकार को नहीं, हालांकि जब सोशल मीडिया पे उस महिला पत्रकार से पूछा तो उसने कहा मैं पानी पीने गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आप सवाल पूछ रहे हैं और सवाल का जवाब जानने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आपका सवाल का जवाब दिया जा रहा है तब आपको प्यास लग जाती है, तब आप पानी पीने चले जाते हैं। गजब का मतलब इस दुनिया में चल रहा है। कुछ जल्दी से फिर मैं अनुराग जी के पास आऊंगा और फिर प्रेम जी और जो है ऋषि जी। नहीं, मुझे तो ताज्जुब ये होता है कि ऐसी संस्थाएं जो होती हैं वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं। वो बात करेंगी साहब कि पत्रकारों को सेफ्टी कैसी है, वो पॉलिटिकल कंटेस्ट की बात करती हैं, वो लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, वो इकोनॉमिक सेंसर की बात करते हैं। जितने लच्छेदार भाषा की बातचीत होती है वो उनके संदर्भों में आ जाती है और उसके आधार पर वो बड़ी सी रिपोर्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जबकि होना ये चाहिए जो वास्तविकता है हमारे देश में या किसी भी देश की तुलना अगर आप कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है कि आप उन संदर्भों को देख करके तुलना करें। सर पहला मैं फिर से कह रहा हूं, पारदर्शिता अगर नहीं है, अगर आपने ये भी नहीं बताया कि आप किन 100, अब क्या पता, मैंने हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, मैं आरोप अगर लगाऊं कि भाई ये तो कांग्रेस के 180 कार्यकर्ताओं से पूछते हैं तो फिर क्या करेंगे? नहीं, आपके पास जवाब है? नहीं, मैं आपका जवाब है तो आप बताइए ना कि नहीं आप हम 180 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नहीं पूछते। आप बताइए। मैं कहता हूं कि 180 भारत के उन यूट्यूबर से पूछते हैं जिनको विदेशी जिनको विपक्षी पार्टियां फंडिंग देती है यूट्यूब बनाने के लिए। तो मैं तो ऐसे आरोप लगा सकता हूं, आप मेरा मुंह बंद कर दिए, जवाब दीजिए कि नहीं अशोक श्रीवास्तव आप झूठ बोल रहे हैं, ये 180 लोग हैं जिनके हम किस तरह से फेयर तरीके से करते हैं। अरे आपको हिम्मत है तो बताइए ना। अनुराग बोलिए। देखिए अशोक जी, आज जो है आज के इस घटनाक्रम में जो उस महिला ने, यूट्यूबर ने, टिकटॉकर ने जो भी बोला, उससे बियॉन्ड जो ज़्यादा बुरा लगने वाली चीज़ थी वो थी राहुल गांधी जी का उस पर समर्थन भरी एक ट्वीट करना। राहुल गांधी जी ने पहले भी विदेशी ज़मीन पर जाके देश को और भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की, उनको अपशब्द कहने की सारी कोशिशें करी। मैं सबको खून का घूंट पी के रह गया, लेकिन आज उन्होंने अपने पद की गरिमा को और गिरा लिया। वो भारत में बहुत बड़े पद पे लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत बड़े पद पे बैठे, लेकिन एक विदेशी महिला जो डेलिबरेटली एक एजेंडे के तहत भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने की कोशिश कर रही थी, वो अब पत्रकार भी उसे कहना उचित नहीं है वो, और उसको यहां से राहुल गांधी जी बैठ के उसका समर्थन कर रहे हैं, उसकी बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि देखिए ये प्रेस की स्वतंत्रता की ये हालत है, उस पर ही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो प्रेम कुमार जी बहुत ज्यादा प्रेस की स्वतंत्रता पे बात कर रहे थे, एक चीज मैं वहां ऐड करना चाहूंगा कि प्रेस की स्वतंत्रता और प्रेस का अनुशासनहीन होना दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरह से वो महिला अपने आप को जो पत्रकार बता रही है और उसके बाद में जो उसका जो एजेंडा ड्रिवन पत्रकारिता का जो बातचीत सामने आई है, उसको देखते हुए वो पत्रकार को कहलाने के लायक नहीं, जिसको सिंपल प्रधानमंत्री की एक कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहेंगे, जो एक गैदरिंग में क्या उसका व्यवहार होना चाहिए था, उसकी वो बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, उसको वहां आने का अधिकार किसने दिया? क्या इस तरह से एक प्रधानमंत्री की गैदरिंग में इस तरह से व्यवहार किया जाता है? या अगर कोई एक बड़ा अधिकारी ब्रीफिंग कर रहा है तो वो पानी पीने चली जाए, वो अनुशासनहीनता थी, वो प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी। इसको समझने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्या भारत में बैठ के क्या मतलब एक नॉर्वे की एक पत्रकार या टिकटॉकर ये बताएगी कि भारत देश के प्रधानमंत्री को किस बात का जवाब देना है या किसका नहीं देना, क्योंकि वो स्वतंत्रता के नाम पे अनुशासनहीनता कर रही है। ओके, लेकिन आपने कहा वो एक अखबार से तो जुड़ी हुई है, लेकिन वो कौन से अखबार से जुड़ी है देश को वो भी जानना जरूरी है, और वो अखबार का क्या है, उस अखबार का कोई प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर नहीं है। मैं बताता हूं सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा, पहले ऋषि शंकर जी के पास जाऊंगा, प्रेम जी के पास आऊंगा, फिर उसके बाद मुझे लगता है ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि वो अखबार कौन सा है और उस अखबार का बैकग्राउंड क्या है, इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया?
असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच MDH क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के बारे में शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी ओटीपी देता हूँ। शंकर थोड़ा ध्यान से। सर आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी ओटीपी, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए 2 टूक में चर्चा करें विदेशी एजेंडा, भारत में प्रोपेगेंडा। एक विदेशी महिला पत्रकार जो है भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाती है नॉर्वे में, और भारत में वो बड़ा एजेंडा बन जाता है। उसी पर चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। ऋषि शंकर मिश्रा, सवाल ये कि ये मतलब सवाल करने का सबको हक है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से जो है कि भारत जो है भारत पे भरोसा क्यों करे, भारत का ह्यूमन राइट रिकॉर्ड। और मैं एक और चीज़ देख रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जो यूरोपियन मतलब यूरोप में जो लोग हैं वो थोड़ा सा उनको लगता है कि हमने ही दुनिया बनाई है। उस यूरोप के अंदर महिलाओं को प्रति घंटे पुरुषों से 11% कम वेतन दिया जाता है। मतलब जहां महिलाओं को मौलिक अधिकार नहीं है वो हमसे ह्यूमन राइट का हिसाब मांगते हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब तो देना चाहिए ना। देखिए अशोक जी, आप मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए, फिर आगे का बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मेरे पास आई है, इसको मैं साझा कर रहा हूं। इनकी आवाज ठीक करिए भाई। हाँ बोलिए बोलिए। अब देखिए अशोक जी, मेरा ये मानना है कि यदि वो महिला पत्रकार हमारे प्रधानमंत्री के विरुद्ध और हमारे देश के विरुद्ध प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही थी, तो प्रधानमंत्री उसका प्रोपेगेंडा को फेल कर देते। उसके जो सवाल थे उसका जवाब देके आदरणीय प्रधानमंत्री उनके प्रोपेगेंडा को फेल कर देते। क्यों नहीं उसके सवाल को प्रधानमंत्री ने लिया? जहां तक ये हमारे जो अनंत विजय जी बड़े भाई हैं वो कह रहे हैं कि वो पत्रकार 3rd क्लास की है, 4th क्लास की है, ये क्लासिफिकेशन अनंत विजय जी करने में एक्सपर्ट हैं। अब उन्होंने कैसे डिसाइड कर लिया पत्रकार कमजोर है, मजबूत है, फ्रॉड है, क्या उन्होंने 1 मिनट में डिसाइड कर लिया यहाँ बैठे बैठे? सवाल ये उठता है कि वहां की सरकार ने उसको इनवाइट किया होगा तभी तो वो आई होगी, क्योंकि 2 राष्ट्राध्यक्ष का ज्वाइंट संबोधन हो रहा है, उसमें कोई एडे पत्रकार तो आ नहीं सकता बिना इन्विटेशन के। तो ये आप कैसे डिसाइड कर लिए कि वो पत्रकार मतलब पत्रकार ने। अच्छा ऋषि जी, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही, और मुझे लगता है आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि भाई उसका जवाब देते, कुछ भी देते, नो कमेंट बोल देते। तो जरा मतलब मुझे लगता है कि इस मामले में शायद ऋषि जी ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। ठीक है ना, राहुल गांधी जी कैसे मीडिया से डील करते हैं। एक बार छोटा सा क्लिप देख लेते हैं, राहुल गांधी जी सवालों का जवाब कैसे देते हैं, वो तो देख लेते हैं सर, इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद हम प्रधानमंत्री पे भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि बात यही है कि राहुल गांधी को ये बात बहुत खली। अशोक जी 10 सेकंड मुझे दीजिए, मैं बोलिए बताना चाहता हूँ। क्लिप तो देख लीजिए राहुल गांधी का, क्यों बोलिए। नहीं रुक जाइए, राहुल गांधी से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। नॉर्वे में एक मेरे मित्र है, डॉक्टर है प्रवीण झा, हिंदी में कई किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई है सर।
उन्होंने लिखा है कि जिस अखबार की पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, उसी अखबार दाग्स अविसेन ने आवरण पृष्ठ पर भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर छापी, शीर्षक लगाया कि भारत की प्रगति प्रभावशाली है, कवर आर्टिकल लिखा और 2 पन्ने की कवरेज प्रधानमंत्री के दौरे को दिया, जिसका अनुवाद वो पूरे आर्टिकल का हिंदी अनुवाद लगा दिया है उन्होंने। उसमें 1 पन्ने से अधिक में भारत के प्रगति की तारीफ है और दूसरे पन्ने में 1 लाइन में लिखा हुआ है कि एक पत्रकार ने प्रश्न किया जिसका उत्तर नहीं दिया गया। तो जिस अखबार की बात हो रही है, जहां वो पत्रकार स्वयं काम करती है, उस अखबार ने इसकी किसी चीज को नहीं माना और 2 पन्ने में नरेंद्र मोदी की तस्वीर समेत भारत के 12 साल की प्रगति का विवरण दिया है। ये पूरा उपलब्ध है। ओके, प्रेम जी। मैं कुछ बोल, अच्छा बोलिए ऋषि जी, बोल लीजिए, फिर प्रेम जी के पास जाता हूं। देखिए, अब हमारे यहाँ पत्रकारों का स्टैंडर्ड कैसे मापा जाता है, नापा जाता है कि आप हमारे यहाँ पत्रकार प्रधानमंत्री पूछते हैं कि आम कैसे खाते हैं, छील के खाते हैं। सर वो पत्रकार नहीं थे सर, अक्षय कुमार कब से पत्रकार हो गए? नहीं सर एक मिनट, अक्षय कुमार कब से पत्रकार आप मानने लगे अक्षय कुमार को? आप सुने, आप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की तरह हो गए सर। ऋषि जी, आप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की तरह हो गए हैं। जो गौतम नवलखा को पत्रकार मानता है, जो उस फैक्ट चेकर को पत्रकार मानता है, जो खुद कहता है मैं पत्रकार नहीं हूँ। सर अक्षय कुमार पत्रकार नहीं है सर, कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। अक्षय कुमार पत्रकार नहीं है। तो वही तो सवाल है, अक्षय कुमार सवाल क्यों है? अरे अक्षय, कन्वर्सेशन नहीं हो सकती क्या? कन्वर्सेशन नहीं हो सकती किसी से क्या? एक सिलेक्टेड पत्रकार को, सिलेक्टेड पत्रकार। अब आप सुनिए, सिलेक्टेड पत्रकार। मेरे ग्राफिक टीम ने आज बहुत, मैं कह रहा हूं, उन्होंने आज रिसर्च नहीं करी। मैंने जो शुरू में दिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 इंटरव्यू दिए हैं, राहुल गांधी का 1 इंटरव्यू दिखा दीजिए। और जो 1 इंटरव्यू राहुल गांधी ने 2014 में दिया था, उसमें राहुल गांधी क्या बगले झांक रहे थे वो भी आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इंटरव्यू उसके बाद क्यों नहीं देते ये भी मुझे मालूम है। क्यों इंटरव्यू नहीं देते राहुल गांधी? आप प्रेम जी ने कहा इंटरव्यू देना बड़ा आसान होता है। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो भगा देते हैं सबको कि तुम बीजेपी का बैच पहन कर आओ, और उसके बाद उनकी टीम हाँ खिलखिला के हंसने लगती है। तो सवाल ये, इंटरव्यू देने की हिम्मत है तो दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 इंटरव्यू दिए, 1 इंटरव्यू राहुल गांधी का दिखा दीजिए। 2014 के बाद 1 इंटरव्यू दिखा दीजिए, सिर्फ 1 इंटरव्यू जिसको दिया था आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उसके बाद क्यों नहीं दिया इंटरव्यू ये भी आप जानते हैं। तो सर ये बड़ा आसान होता है कहना, और अगर पत्रकार नहीं है तो फिर उसका मुझे लगता है जिक्र करना। ऋषि जी आप तो थोड़ा रिसर्च करके आते हैं, फिर भी आप ऐसी बात कर दी, मुझे हैरानी हुई। प्रेम जी बोलिए। मुझे बोलना है जी। क्या अशोक जी मेरी बारी है? जी जी आप ही की बारी है सर। जी देखिए, अनंत विजय जी ने जो उदाहरण दिया वो पत्रकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है कि एक पत्रकार अपने संपादक, अपने पत्रकार, अपने समूह के किसी भी व्यक्ति को अपने अखबार में जगह नहीं दे और कम से कम दे, तो ये नैतिकता का उच्च पैमाना होता है पत्रकारिता में। ये बात है। हम जब से पत्रकारिता कर रहे हैं इस चीज को देखते समझते आए हैं कि ऐसा नहीं कि पत्रकार समूह में कुछ घटना घट गई तो उसको पहले पन्ने पर छाप दो क्योंकि अपना अखबार है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए अगर 1 लाइन की जगह दी गई तो ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये हमें एक्सपेक्टेड था। देखिए, जो जिस संस्था आरएसएफ के बारे में कह रहे हैं कि वो विश्वसनीय नहीं है, 2002 से लेके आज 26 तक 24 साल से तो वो विश्वसनीय रही। आज एक सवाल उठ गया नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ, तो उस संगठन के को ही नकार दो भाई। हमने तो सोचा था कि 2002 से 2014 के बीच में 80 से लेके 140 तक आया, 60 रैंक गिर गया, वो दूसरा काल था, वो बात होगी। और उसके बाद में 140 से 157 ही गिरा है, 17 ही गिरा है मोदी के काल में। आप इस तरह से कुछ उदाहरण लाएंगे, लेकिन हमने तो देखा कि भाई उसको इग्नोर कर दिया गया कि ये तो नहीं प्रेम जी एक सीधा सा जवाब दीजिए। सवाल कर रही है, प्रेम जी एक सीधा सा जवाब दीजिए ना। प्रेम जी एक सीधा सा जवाब दीजिए ना। अरे रुकिए ना, एक सीधा सा जवाब दीजिए ना। मैं सीधा सा कह रहा हूं, वो 180 लोगों में आप शामिल हैं और ऋषि शंकर मिश्रा शामिल हैं, और आप लोग जो है आप लोग घोषित रूप से मोदी विरोधी है, इसलिए आपसे उन्होंने पूछा। अब मैं ऐसा आरोप लगा रहा हूं, आप लोगों के पास है इस आरोप को गलत साबित करने का कि आपके पास कोई फैक्ट है? मेरे पास फैक्ट है, मैं इसका
मैं आज की वेबसाइट लेकर बैठा हूं, मैं आपको फैक्ट दिखाकर पूछ रहा हूं कि ये, और मैं फैक्ट दिखाकर कह रहा हूं फर्जी संस्था है। आपके पास प्रमाण क्या है बताइए मुझे कि ये किनसे पूछता है, बताइए जरा। कौन 80, 180, कौन 18 एनजीओ है? मैं कहता हूं ये जो एनजीओ 18 उसमें राजीव गांधी फाउंडेशन है, और राजीव गांधी फाउंडेशन भारत के बारे में क्या बताएगा? क्या आपके पास प्रमाण है कि राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं है? नहीं है आपके पास प्रमाण, बताइए। है, बताइए सर। अब मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलूंगा। बताइए मुझे 180 में से, सुनिए, 18 एनजीओ में से एक एनजीओ बता दीजिए जिनसे सर्वे करते हैं। नहीं, देखिए ये क्विज कंपटीशन नहीं हो रहा है, समझिए, आप समझिए, पहले पॉइंट समझिए। सर ये क्विज कंपटीशन नहीं होता, ये ना पारदर्शिता होती है सर, ये पारदर्शिता आती है। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में पारदर्शिता हो, लेकिन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में पारदर्शिता ना हो। मानने को तैयार वाह वाह, प्रेम जी गजब है। जो पत्रकार पूछ रहे हैं उसको विदेशी कहा जा रहा है। प्रेम जी गजब आपका, प्रेम जी गजब प्रेम है आपका, प्रेम जी गजब प्रेम है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर से। लेकिन अब रुकिए, मुझे लगता है एक मिनट रुकिए, मुझे लगता है देश को यह भी जानने का हक है कि महिला पत्रकार किस अखबार में काम करती है, उस अखबार का क्या। अब मैं 2 मिनट में आपको बता रहा हूं। यह महिला पत्रकार डक्स विजन नाम के एक अखबार से जुड़ी हुई है, डक्स विजन। और यह डक्स विजन अखबार क्या है प्रेम जी, ये भी आपने नहीं रिसर्च किया होगा, ऋषि शंकर मिश्र, क्योंकि उसने एजेंडा आप लोगों के मन में चला दिया, मन माफिक, तो आपको रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये डक्स विजन नॉर्वे का जो लेबर पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, उसका मुखपत्र है। अब आप समझते हैं इस मुखपत्र का कांग्रेस से कनेक्शन, वो भी बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने रिसर्च नहीं करी लेकिन मैं बताता हूं। ये देखिए, एक है प्रोग्रेसिव अलायंस। अब ये प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है? ये प्रोग्रेसिव अलायंस कुछ देशों ने मिलाकर, कुछ संस्थाओं ने मिलाकर के एक प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया जो कहता है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इस प्रोग्रेसिव अलायंस में भारत की तरफ से कौन सी पार्टी है? भारत की तरफ से इस प्रोग्रेसिव अलायंस में कांग्रेस पार्टी है। और नॉर्वे की तरफ से कौन सी पार्टी है? नॉर्वे की तरफ से लेबर पार्टी है, जिस लेबर पार्टी का मुखपत्र ही है। अब आप देखिए, कांग्रेस से, राहुल गांधी से, जिस प्रोग्रेसिव अलायंस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पार्टनर हैं, उसी में ये जो महिला पत्रकार है, इसकी पार्टी भी पार्टनर है। और ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर भी कहता है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, और ये प्रोग्रेसिव अलायंस भी कहता है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। और कांग्रेस को भी तकलीफ होती है जब कांग्रेस वाले कहते हैं कि कश्मीर में जो है कत्लेआम हो रहा है। ये पूरा का पूरा नेक्सस समझिए सर। और फिर से कह रहा हूं, जो लोग आते हैं थोड़ा सा एक बार देखना चाहिए। और आम लोगों को भी मैं कहता हूं, जब कोई एजेंडा चलाए, प्रोपेगेंडा चलाए, तो एक बार उसकी तह तक जाकर देखिए ये कौन लोग हैं और कहां से इनका एजेंडा जनरेट हो रहा है। जॉर्ज सोरोस के पैसे से और प्रोग्रेसिव अलायंस बना करके कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके इस तरह के सवाल पूछना भारत के खिलाफ, ये एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात हुई, इजाजत दीजिए।